संजना, इसके बाद नैन्सी, रवि कुमार, रश्मिका, अंश शर्मा। अंश शर्मा कौन है? अच्छा। और इसके बाद मीनाक्षी, अंशिका, नरेश पाल, सृष्टि, तनु, दिशानुदी, रश्मि, चेतना, विशेष, आरती, रोशनी वर्मा, प्रिया, रोहिणी, राहुल श्रीवास्तव, उमरा और तुम्हारा मुस्कान वर्मा। अच्छा, वो डबल वाला हो ना? हाँ, तो ऐसा होता है तो एक बोलो मत, वैसे उसका नंबर माइनस नहीं जाता है, लेकिन अब तुमने 15 कर दोगे तो वो नंबर नहीं देंगे। अरे 15 वाला नहीं है, और क्या डबल मैंने कर दिया है, काले डबल कर दिया मैंने। अच्छा, ये वो कह रहे हैं बोले डबल कर दिए, तो चेक नहीं किया आपका। हम वो चेक नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं। लेकिन बेटा एक बार बताओ आप लोगों को, बोलो मत, आप लोगों का टेस्ट का पैटर्न तो पता है कैसे किया जाता है? आप लोगों को ये भी पता है कि कौन से क्वेश्चन का कैसा ऑप्शन लिखा रहता है, एक ही लिखा रहता है। और दूसरा आप लोगों को ये भी पता है कि 35 क्वेश्चन होते हैं वो पूरे करने होते हैं, और इसके बाद जो 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 10 करने होते हैं। पता है आप लोगों को ये? तो स्टार्ट है ना, स्टार्ट है। देखो क्या होता है, समझ यहाँ पे होता क्या है, आप लोग गलतियां मत करो, और टेस्ट में अगर आप गलतियां करोगे, हालांकि नंबर ही बच्चों के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए, और मुझे लग रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल खराब है गई, जो मैंने अभी देखा था टेस्ट में। पहले टेस्ट में हेमंत के बहुत अच्छे नंबर आए, कितने आए थे? पता नहीं सर, 680 नंबर आए, पता नहीं 85, मतलब यही क्वेश्चन गलत हुआ था खाली। चलो अच्छी बात है, अगर आप लोग ऐसे नंबर लेके आ रहे हो, मुझे नहीं पता, आपको नीट में लेके आने हैं। लेकिन दूसरी बात सुनो बेटा, सुनो पहले आप लोग, मैं आप लोगों को ये बता दूं टेस्ट आपको कैसे करना है। पहली बात तो ये होता है, टेस्ट का मतलब क्या होता है, सुनो, टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप लोगों को पहली बात तो तैयारी करके आना है, मेन चीज। दूसरा, अभी मुझे पता है 2 टेस्ट ऐसे होते हैं, पहले सरप्राइज हो गया, एक टेस्ट में क्वेश्चन ही क्वेश्चन पता नहीं कहां से आए, ठीक है, पता नहीं लग रहा था बच्चों को, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे पता है ये बात। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब जो आपका इस सैटरडे को टेस्ट होगा, पहली बात तो आप लोग छुट्टी मत किया करो टेस्ट में, सही है? बच्चे आते हैं, मुझे पता है सारे बच्चे आ जाते हैं नंबर। दूसरी क्या है कि आपके कितने भी नंबर आए, लेकिन आप लोग मेहनत किया करो कि मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लाऊं। और तीसरी जो गलती करते हो आप लोग, वो ये मत किया करो कि कभी भी जो आपको आंसर ना पता हो वो मत लगाया करो, क्योंकि अगर आपके मान लीजिए 300 नंबर आ रहे हैं बेटा, 100 क्वेश्चन गलत हैं आपके, तो 100 नंबर तो वही चले जाते हैं, फिर आपके बचते हैं 200 नंबर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोग ऐसा मत सोचा करो कि मेरा 180 क्वेश्चन में 180 करके आऊं। आप लोगों को अगर 50 क्वेश्चन सही आते हैं तो आप 50 ही करो बस। अगर आपको लग रहा है 70 सही आ रहा है तो 70 ही करो खाली। आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री में मेरे 10 सही आ रहे हैं तो 10 से 10 ही करो। फिजिक्स में अगर लग रहा है 20 सही आ रहा है तो 20 ही करो। बायोलॉजी में अगर लग रहा है 5 सही होंगे तो 5 ही करो। ये गलती मत करना कि आप लोग ये सोचो कि मैं इससे ज्यादा मेरी कॉपी में क्वेश्चन हो जाए, आंसर शीट मेरी अच्छी लगने लगे कि क्वेश्चन कितने सारे किए। ये सबसे बड़ी गलती होती है पहली बार नीट में, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होता है। और बेटा नेगेटिव मार्किंग में आप क्वेश्चन सबसे पहले तो आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप लोग क्वेश्चन गलत ना करो। सबसे बड़ी पहले तो ये देखना है आपको, वरना नेगेटिव मार्किंग चक्कर से बच्चों के जितने नंबर आ रहे होते हैं वो भी नहीं आ पाते। समझ गए? पहली बात आप लोग हाँ वो क्वेश्चन लगा सकते हो इसमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर में ऑप्शन में हमें 2 सही लग रहे हैं तो सही है, 1 लगा दो, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि मुझे आता ही नहीं बिल्कुल, और उसमें भी हम खाली तुक्का लगा रहे हो, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ तुक्का कभी किसी का फिट नहीं बैठता है। वो अलग बात कि आपका 4 टेस्ट दो तो 1 में सही बैठ जाए अच्छा खासा, लेकिन वैसे आपका तुक्का गलत ही बैठेगा हमेशा। ठीक है, या आपने 10 क्वेश्चन किए तो आप ये में चक्कर में रहना कि मेरे 5 सही हो जाएंगे तुक्के में। हमेशा 10 में से 1 का सही होगा मुश्किल से, और 1 सही हो जाएगा या 2 सही हो जाएंगे तो उसके आप नेगेटिव में जाओगे, पॉजिटिव में कभी नहीं जाओगे। और दूसरा क्या होता है आपको पता है 50-50 क्वेश्चन में डिवाइड होता है पेपर, सही है? 50 आते हैं फिजिक्स के और 50 होते हैं केमिस्ट्री के और 50 होते हैं जियोलॉजी और 50 होते हैं बॉटनी। ये तो आपको पता है। लगभग 100 क्वेश्चन बायोलॉजी से होते हैं और 100 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से होते हैं, जिसमें आप लोगों को स्टार्टिंग के 35 क्वेश्चन पूरे करने होते हैं, सही है? वो आपको करने हैं सारे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और जो 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें से करने होते हैं 10 क्वेश्चन चारों में, यानी कि 10-10 आपको 10 इसमें 10 इसमें 10 इसमें 10 इसमें 15 में से 10 में ऑप्शन मिलता है, आपको 5 छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप 10 में सोचो हम 15 ही कर दें तो उसका कोई फायदा नहीं करने का, वो आपके 5 सही वाले भी काट लेगा जो आप सही करके आए होंगे।
इसलिए 10 ही करना, 11 भी मत करना। हो सकता है कि आपने 15 किए स्टार्टिंग में, उसने 5 काट लिए, अब हो सकता है वही 5 सही हो बकाया सब गलत हो, तो क्या करोगे। इसलिए आपको कितने करने 10, क्योंकि चेक आपके खाली 10 क्वेश्चन होंगे 15 में से, और 35 क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो होंगे वो सारे के सारे चेक होते हैं। तो इसका मतलब ये है 35 में से 35 करने हैं, चारों में से चारों में करने हैं 35 स्टार्टिंग के, और जो 15 का ऑप्शन आता है लिखा होता है साफ साफ, तो उसमें आपको कितने करने हैं 10 चारों में से, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, ज्योलॉजी में और बॉटनी में। ये समझ गए पैटर्न कैसे करना है। इसके बाद कभी भी आप लोग 2 गोला नहीं भर सकते। 2 गोले का मतलब होता है कि ऑप्शन ए मान ली क्वेश्चन नंबर 1 है, अब आपको लग रहा है कि उसके 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो आपने सोचा दोनों भरते रहें, चेक करेगा जो वो सोचेगा चलो जे वाला सही, तो बच्चे ने ये लगा लिया, तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे, ठीक है, गलत कर देंगे। और अब मैं नहीं करूंगा बल्कि नीट वाले भी गलत कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मैं पूरा सोचूंगा कि ठीक है चलो कर दो सही बच्चे का, लेकिन आप लोगों का ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चाहे आपने सही लगाया हो या फिर गलत लगाया हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न होता है। तीसरा आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी भी करो हमेशा ध्यान रखो कि आप लोग कभी भी नेगेटिव मार्किंग में पेपर में हो रही है तो कभी भी गलत क्वेश्चन मत करो। अगर आपको नहीं आंसर पता है तो छोड़ दो। आप लोग एक टारगेट बनाया करो, टारगेट से चलोगे तभी काम चलेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग बस पेपर देने आए, टेस्ट दे के चले जाना है। अगर आप लोगों को नीट का एक टारगेट बनाना है तो आप अपना पहले दे देखो हमारे अंदर पोटेंशियल कितना है। तुमको लग रहा है कि हम 300 नंबर ला सकते हैं टेस्ट में, तो आप लोग कोशिश किया करो, क्योंकि टेस्ट तो बहुत सारे होंगे ना, ये नीट का पेपर सुनना है एक ही होगा, बस उसके बाद आपका रिजल्ट पता लग जाएगा कितना आया। टेस्ट तो बहुत सारे होंगे। आप लोग अगर मान ली चीटिंग भी करोगे या फिर किसी का देख भी लोगे या किसी टाइप से कर लोगे, तो एक टेस्ट में तो ऐसा है नहीं कि एक टेस्ट देख के आप लोग पार पड़ जाओगे बस अब सिलेक्शन हो गया फाइनली। बेटा आपका 10 टेस्ट या 15-20 टेस्ट होंगे तो उसमें सब में देखा जाएगा ना एवरेज कितना आ रहा है तुम्हारा, और एवरेज जितना आता है बच्चे का पता लग जाता है कि वो बच्चा कितना अच्छा है पढ़ने में, कितने नंबर ला सकता है। मुझे अगर लग रहा है कि अगर मान लिया आप लोग सबको पता होगा कि मेरा पोटेंशियल कितना है मेरे अंदर, जैसे अगर सपोज मानो किसी बच्चे को लग रहा है कि मैं 300 नंबर ला सकता हूँ, कितने ला सकता हूँ, तो आप लोग पहले तो कोशिश ये किया करो सबसे पहले कि मैं किसी टाइप से भी, कोई से भी, चाहे फिजिक्स हुआ, चाहे केमिस्ट्री हुआ, चाहे बायोलॉजी, तीनों में से खाली 80 क्वेश्चन सही करूं। उसके बाद मैं ना करूं अगर मुझे लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो। कभी भी नीट में ये मत सोचना बेटा कि अरे ये 200 क्वेश्चन में मैंने तो लगाए खाली 100 ही, इस चक्कर मत रहना, वरना आप नेगेटिव में 100% जाओगे। और नेगेटिव में सबसे बड़ा लॉस यही होता है कि बच्चों के नेगेटिव में नंबर कट जाते हैं, समझ रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं 200 नंबर लाने के लायक हूं तो आप लोग 50 क्वेश्चन करो बस खाली पूरे पेपर में। हाँ उससे ज्यादा कर सकते हो तो करो, अगर आपको लग रहा है वो तो पेपर देख के पता लग जाएगा ना कि मैं ये वाला सही है तो मैं क्यों नहीं करूंगा, करूंगा। लेकिन ये मत सोचो कि मैं 100 ही करूंगा, कसम खा के आए कि 100 करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मेरा पोटेंशियल 500 नंबर लाने तक का है, कि मैं 500 नंबर ला सकता हूँ अगर मेहनत बहुत अच्छे से करूंगा तो बेटा आप लोगों को जब पता है इतना, तो आप लोग मान लो कि आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, बस 120 क्वेश्चन करो, उसके बाद घर चले जाओ बस आराम से, क्यों दिमाग लगाओगे। और उसमें भी टारगेट बनाओ कि मुझे अगर बायोलॉजी में मान ली 70 क्वेश्चन करने हैं 90 में से, मैं बायोलॉजी का नाम इसलिए लेता हूँ, इसलिए लेता कि मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए लेता हूँ कि बायोलॉजी लगभग बच्चे आसान समझते हैं, सब बच्चे मुझे लगता है, और आपको पता होगा। तो बायोलॉजी में आप कोशिश किया करो 60-70 क्वेश्चन बीच में कर दें, फिजिक्स में आप लोग 20 के समथिंग कर दो, केमिस्ट्री में 20 के समथिंग कर दो, बात खत्म बस। बकाया क्वेश्चन में टाइम बर्बादी मत करो। आपको कोई अभी टेस्ट हो रहा है, टेस्ट का मतलब होता है अपने आप को देखना कि हम कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अपने आप को अनुमान लगाना कि आप लोग 180 क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हो नहीं पहुंच पा रहे हो। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मुझे दिखाना है कि दूसरे को दिखाना है। टेस्ट का मतलब है खुद को देखना, जिससे आप जो अभी गलतियां कर रहे हो वो नीट में ना करो। और वो तब होगा जब आप लोग कतई ईमानदारी से पढ़ के आओगे मेहनत करके, और बेटा ईमानदारी से टेस्ट दोगे और हर टेस्ट में प्रेजेंट रहोगे। ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी अगर आपको लॉन्ग टर्म तक नीट की तैयारी करनी है। पर नीट की नहीं, आप किसी भी फील्ड में जाओगे, मुझे लगता है अगर यहाँ पे सभी बच्चे बायोलॉजी के होंगे, सही बच्चे बायोलॉजी के हैं ना, बायोलॉजी के होंगे, हाँ तभी नीट तैयारी कर रहे हो तो मेरा मतलब ये था नहीं, मेरा मतलब ये था कि आप लोग डॉक्टर बनोगे, पहला तो ऑप्शन ही होगा आपके पास। दूसरा मुझे लगता है ऑप्शन बच्चों के पास होगा कि टीचर बनना है। हो सकता है बहुत बच्चे यहाँ सोचना है टीचर बनना है फ्यूचर में। तो सुनो, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वाली तीनों पढ़नी पड़ेगी। आपको क्या लग रहा है टीचर बनना है तो आप लोग खाली बिना पढ़े बायोलॉजी टीचर बन जाओगे। बेटा आपने नाम सुना है टीजीटी का सुना है, वही देना होगा। और टीजीटी का पेपर दोगे जब बायोलॉजी का ना, तो पूरे यूपी में पता है कितनी वैकेंसी आती है? बहुत 100 वैकेंसी, 100 मैं बहुत बता रहा हूँ आ जाए तो, वरना 80-85 रहती है ऐसी। और तुम्हें लग रहा है यूपी में
85 वैकेंसी पे सिलेक्शन लेना क्या आसान होगा क्या? टीचर बनना ही बहुत कठिन है, समझ रहे हो। और इसके लिए आपको एक सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आप लोगों को सब चीज आपकी उंगली पे हो। तो इसीलिए कोशिश करो। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तो आप लोग ये सोच लो कि ये तो मैं टीचर की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को बेटा प्राइवेट में भी अगर आप रुद्रपुर जाओगे तो वहां भी फैक्ट्री के सामने लाइन लगी होगी, और जो बच्चा गया हो उसे पता होगा कितनी बड़ी लाइन सुबह सुबह लगती है। और वहां पे जो रिज्यूम लेके जाते हैं 7-7 हजार रुपये महीने में, तुम्हारा नंबर भी नहीं आएगा इंटरव्यू के लिए, समझ रहे हो। 7,000-8,000 की नौकरी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सोचो। हाँ 15,000 मान लो चलो। तो कंपटीशन का हाल है, बोलो कंपटीशन का हाल में समझा रहा हूँ। तो बेटा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा। ये तो आप भूल जाओ कि मैं बिना पढ़े कोई नौकरी ले लूंगा या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा। आप लोग क्या समझ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, आप लोग बीएड करोगे, टीजीटी देना पड़ेगा। आप लोग बीएससी के बाद एमएससी करोगे तो आप मास्टर में जाओगे, आप लोग उसका पेपर दोगे, पीएचडी के लिए अगर अप्लाई करोगे तो क्या आपको बायोलॉजी का पेपर नहीं देना है? तब भी देना है आप लोगों को। तो बायोलॉजी तो आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपने कोई फील्ड चुना है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मुझे क्या बनना है, फ्यूचर के बारे में क्यों सोचते हो कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। आप लोग ये सोचो कि आज मुझे क्या पढ़ना है बस, और आज मुझे कितना पढ़ना है। आज लेके चलोगे तो एक दिन जाके आप लोग पहुंचोगे। ये मत सोचो कि आपका मई को पेपर है और मैं इतना ज्यादा यहाँ पे क्या करूँ, क्या कुछ मत करो। खाली बस आज कितना पढ़ा है वो देखो, आप लोगों ने कितना आज पढ़ना है, आज आप लोगों ने कितना पढ़ा है और कितनी देर पढ़े हो आप लोग, और आपने कितना तैयार किया, ठीक है। अगर ऐसे करके काम करोगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, चाहे आप टीचर बनोगे या डॉक्टर बनोगे, फिलहाल बनोगे शानदार, समझ गए आप लोग। और तो ये सब लेके चलो, बकाया आप लोग ज्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचो। हम लोगों ने टेस्ट के बारे में बात कर ली, क्योंकि मैंने अभी नंबर देखे थे आपके, बहुत ज्यादा नंबर नहीं किसी बच्चे के। मुझे लग रहा है सब बच्चों के, किसी बच्चे के 300 प्लस नंबर भी नहीं है, इतने बच्चे यहाँ पे। मुझे लग रहा है हाईएस्ट नंबर 285 है, 284 किसी के। और इसके बाद अब सोचो, ये अगर मुझे लग रहा है यहाँ इसका मतलब एवरेज से 300 वाले हैं, तो कोशिश ये करो ना कि मैं पहले 100 क्वेश्चन ही सही करूँ खाली। क्यों आप लोग 150 क्वेश्चन लगाने की सोचते हो? पहले 400 नंबर लेके तो आओ खाली। और 100 क्वेश्चन का मतलब है मेरे हिसाब से, अगर आप सही से पढ़ के आए हो तो 60-70 बायोलॉजी में कर दो और 10-10, 15-15 फेस केमिस्ट्री कर दो। एक टारगेट के साथ बैठोगे तब आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा, सही है, हवाबाजी में। और सिलेक्शन में बार बार बोलता हूँ, अगर इतना आसान होता तो बेटा हर घर में डॉक्टर ही होता, एमबीबीएस, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे इतना आसान समझ लेते हैं कि बहुत आसान है नीट। अभी आप लोग पेपर दोगे 2-4 साल तो पता लग जाएगा, ठीक है, कितना आसान है कितना कठिन। तो इतना ज्यादा तो मत समझो, आराम से रहो और कायदे से पढ़ाई कर लो, थोड़ा बहुत अच्छे आदमी बन जाओगे। वरना मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं कर पाओगे, डॉक्टर तो बनना बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो कौन है, तो इतना क्लियर हुआ बेटा। तो आप लोगों को ये समझ गए टेस्ट कैसे करना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पहले आप एक टारगेट बनाओ कि मुझे हर टेस्ट में 300 नंबर लेके आने हैं, उसके प्लस तब जाओ, पहले 300 नंबर कर दो आराम से, 100 क्वेश्चन सही कर दो, ठीक है। एक टारगेट बनाओ कि मुझे खाली 100 क्वेश्चन करने हैं, उसके अलावा करने ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में आप जाते हो तो ये सबसे बड़ी क्षति होती है। और आप लोग हर्ट होगा कि बताओ, मुझे लग रहा है बहुत बच्चे, यहाँ पे मैं गारंटी से कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिसने 150 प्लस क्वेश्चन करे होंगे, बहुत बच्चों ने। अगर मैं कॉपी लेके आऊँ तो मुझे लग रहा है सभी बच्चों ने 150 प्लस किए होंगे। 100? अरे जो 200 का होता है उसमें बता रहा हूँ। चलो पिछला वाला देख ले रहे हैं, उसमें अगर मैं देखूं, अभी आप कर रहे हो, नहीं कर रहे, नहीं करने, 200 क्वेश्चन वाले में आपने 100 प्लस किए होंगे। क्योंकि आप लोगों को एक टारगेट नहीं पता है अपना कि मुझे कितने टारगेट तक पहुंचना है, और वो टारगेट आप लोग समझो, ठीक है, कि मुझे कितने तक पहुंचना है। क्लियर हुआ? चलो कोई बात नहीं। और दूसरा बेटा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये बात आप लोगों को समझ में आएगा 2-4 साल बाद, जब आप लोग कॉम्पिटिशन में आओगे। अभी तो आप लोग घर पे रह रहे हो, मजा आ रहा है, घर वाले भेज देते हैं, आ जाते हैं पढ़ने, और हम लोग थोड़ा बहुत कह देते हैं कि ये सब वो सब मोटिवेट कर देते हैं, चले आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप लोग जिस दिन रियल उसमें आओगे, मैदान में, रियल का मतलब होता है कि आप कंपटीशन वाले क्षेत्र में आ गए, कि आपका 3 नंबर से बच रहा है, खाली 5 नंबर से बच रहा है, 10 नंबर से बच रहा है। एमबीबीएस ऐसे बच्चे हैं, मेरे दोस्त का 2 नंबर से, खाली 2 नंबर से एमबीबीएस हो जाता।
फिर उसे बीएमएस लेना पड़ा। समझो बीएमएस और एमबीबीएस में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। और वो पढ़ने में ऐसा था कि ऐसे मान लो कि अगर कि वो उसे मतलब पूरा तरीके से कंप्लीट था बिल्कुल, तो 2 नंबर का मतलब समझते हो कितना हार्ड हुआ होगा उसे। वो एक्चुअली कंपटीशन है। अभी आप लोग 300 नंबर लेके आ रहे हो तो क्या कंपटीशन कर रहा है? 300 नंबर तो बहुत बच्चे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे लाखों की संख्या में लेके आ रहे हैं। तो आप लोग अगर अभी सोच रहे हो कि हम बहुत ज्यादा बलवान बन गए, ताकतवर बन गए, या हम ही हैं यहाँ पे सब कुछ, तो कुछ नहीं हो। 300 नंबर बहुत नॉर्मल बच्चे के आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी भी टाइम है बेटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने ना सोचा हो, क्योंकि मुझे पता है कि नीट क्या होता है, और नीट में 1 साल में 2 साल में अगर लगता है कि आपको कि हम या तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो सही है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो तो 2-3 साल तक ऐसे लग जाओ जैसे आपको नीट के अलावा कुछ दिख ही ना रहा हो। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, तो टीचर बनना है तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, अभी 4-5 साल है, मजे करो थोड़ा बहुत और पढ़ाई भी करते रहो, मजे भी करते रहो, ठीक है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप लग जाओ। और उसके बाद मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, टारगेट बना लो कि मुझे अगर 4 घंटा पढ़ाई करनी है तो करनी ही करनी है। उस बीच में ना कोई भी आ जाए, चाहे पापा भी आ रहा है तब भी मना कर देंगे कि पापा ये काम नहीं करेंगे, समझ रहे हो, और कोई भी आ जाए, लेकिन पढ़ाई करनी है आप लोग, ठीक है। वो टारगेट बनाओ अपना एक। और मैं ये गारंटी कर रहा हूँ, जो बच्चा सही से मेहनत करेगा कभी ईमानदारी से, वो ऐसा ये बता दे रहा हूँ मैं 100% कि वो फेल तो नहीं होगा लाइफ में, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा कर लेगा। ऐसा नहीं कि वो कल को मैं जा रहा हूँ बाइक से तो मुझे गन्ना खोदते हुए दिख जाए इतना तो नहीं होगा, फिलहाल में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा, सही है। और ये मैं गारंटी कर रहा हूँ 100%। आप लोग 2 साल चाहे बायोलॉजी पढ़ के देखो, तब भी आप लोग कुछ ना बनोगे, बायोलॉजी टीचर तो बन ही जाओगे। क्या करना फिर, कुछ तो कुछ भाई, तू नहीं तो कोई और सही है, तो डायलॉग आपने सुना होगा। चलो ठीक है, तो इसके बाद आप लोग ये समझ गए, तो टेस्ट का मतलब समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जो हम चैप्टर पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी, किसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताओ, मैंने जो बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था, बायोटेक्नोलॉजी मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको। कल हम लोग बात कर रहे थे किसकी, सेलेक्टेबल मार्कर की, जिसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज थे ना। हम लोग एक वेक्टर की बात कर रहे थे, मैंने कहा था वेक्टर की क्या क्या फीचर होते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए किसी वेक्टर में, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं आप लोगों को, वेक्टर का मतलब मैंने बताया था कि एक प्लाज्मिड होता है, सुनो ध्यान सुनो, प्लाज्मिड होता है जो बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिसके पास क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग की पावर होती है, यानी कि ओआरआई साइट होती है, जहां से वो क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि वेक्टर होता है, प्लाज्मिड होता है, तो उसके पास क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए। तो हमने देखा था कल ओआरआई साइट होनी चाहिए, दूसरा बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगे होने चाहिए, तीसरा हमने देखा था आरओपी, और बहुत सारी हमने देखी थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसकी रिकॉग्निशन साइट कहां पे होती है प्रेजेंट, वो बताया था मैंने आपको। मैंने कहा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब होता है कि वो एंजाइम जो किसी डीएनए क्या करता है, कट करता है, क्या करता है, कट, इसीलिए हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। मैंने ये बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो स्टिकी एंड बनाता है, यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इसीलिए हम लोग वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं, जिससे कि उसमें क्या बन जाए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन जाए, यानी कि स्टिकी एंड बन जाए। समझ गए आप लोग ये बात, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने कल आपको वेक्टर के बारे में पढ़ा रहा था, इसके बाद जिसके बारे में बता रहा था वो था पीवीआर, कौन था बेटा, 322, ठीक है। मैंने कहा था पी का मतलब क्या है बेटा, प्लाज्मिड, बी का मतलब बॉलीवर, और आर का मतलब रोड्रिग्यूज, और 322 का मतलब था जो ये वो वाला वेक्टर था जो उस लैब से फॉर्मेशन किया गया है, उस नंबर का वेक्टर था, ठीक है, 322 नंबर ये था। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वेक्टर जो हमने देखा था, मैंने आपसे ये कहा था कि उस वेक्टर के बारे में देख लेना कि जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है, ये क्या होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, क्या होते हैं। और सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब है कि ये क्या करेंगे, हमें पहचान करवाएंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में, और दूसरा पहचान करवाएंगे हमें ये हम रिकॉम्बिनेंट में और नॉन रिकॉम्बिनेंट में। बेटा एक बार बताओ, यहाँ पे कोई अब सोचो, डीएनए इतना छोटा है, प्लाज्मिड कितना छोटा होगा, वो हमें अपनी आंखों से दिखता भी नहीं है, तो हमें तो कुछ ऐसा चाहिए ना, उसके ऊपर ऐसा मार्कर लगा होना चाहिए जिससे हम उसे आराम से पहचान लें कि हमारे कौन सा है, दूसरा कौन सा है। समझ गए आप लोग। उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे बहुत बड़ा एनिमल है जो हमें दिख रहा है, उस पर मैं कुछ कर दूंगा एक्स्ट्रा, तो उसमें साफ साफ मुझे पता लग जाएगा कि हाँ ये वाला मेरा है, ये वाला दूसरे का है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यहाँ पे। तो इसका मतलब मैंने सिंपल सा बताया था कि यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, जिसके रूप में यूज करते हैं हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जिसमें आपने देखा था कि जो हमने पीवीआर 322 देखा था, वहां पे कौन सा था बेटा, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ये क्लियर है इतना आप लोगों को। दूसरा मैं आपको ये बताऊं, अब आप लोग एक बात सुनो मेरी,
सही है। फिर इसके बाद हम लोग अगली बात करेंगे, पहले किताब पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये था वेक्टर, कौन क्या था, जिसमें हमने देखा था एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये क्या लगा हुआ है, टेट्रासाइक्लिन। इसका सिंपल सा मतलब है बेटा कि अगर हम इसे एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कराएंगे तो ये वाले जो वेक्टर होंगे, यानी कि जो इसके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा होस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? क्योंकि इनके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, सही है, और उसको खत्म करने नहीं देगा। और इसमें कितने, 2 हैं, ठीक है। दूसरा ध्यान, मैंने कहा था एम्पिसिलिन वाले पे कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ग्लोबिन साइट है, तो वो कौन सा है बेटा, पीबीयू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट। नाम याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और दूसरा मैंने कहा था टेट्रासाइक्लिन वाले पे किसकी, बायोमेंस फर्स्ट और सेल फर्स्ट। अब यहाँ पे आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि देखो, एक कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे हम कैसे पहचान करेंगे कौन कैसा है, एक कौन है ट्रांसफॉर्मेंट और कौन है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और कौन सा है रिकॉम्बिनेंट और कौन सा है नॉन रिकॉम्बिनेंट। समझे इसको, मैं डायग्राम में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखो आप लोग, एक बात समझो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मान लीजिए ये प्लाज्मिड है, क्या है बेटा, ये प्लाज्मिड है, और यही वेक्टर काम करेगा ना, ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। आप लोग बताओ, अगर यहाँ पे मैं देखूं, अगर ये वाला एरिया है इसका, यहाँ पे एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला, और एक यहाँ पे लगा है, 2 ही तो लगे हुए हैं। अभी हम लोग इन्हीं की बात करेंगे खाली, ठीक है। एक ये वाला कौन सा है बेटा, टेट्रासाइक्लिन है, और ये वाला कौन सा है, एम्पिसिलिन है, ठीक है। आप लोग पता है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, उनके कौन कौन सी रिकॉग्निशन साइट होती है वो पता है आप लोगों को। जैसे मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन है, यहाँ पे एक है साल फर्स्ट, सही है, उसी को हम लेके समझते हैं, ठीक है। साल फर्स्ट है, ये क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, क्या है बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और मैंने कहा था हर एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो अलग अलग होती है, स्पेसिफिक होती है, जो जहां से काटेगा वो वही पैरेंडोमिक सीक्वेंस और वही स्टिकी एंड बनाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोग, अब आप लोग बताओ, एक बार बताओ, अगर मैं इस साल फर्स्ट से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर लूं, सही है, मैंने कोई बीकर लिया, अगर मान लीजिए बीकर है और इसमें मैंने इसको डाल दिया, और यहाँ पे मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, कौन सा वाला, साल फर्स्ट वाला, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे बेटा जो हमारा एक क्या होगा, ये मान लो क्या है, एक डिजायर्ड जीन है, या मैं इसको बोल सकता हूँ एलियन फ्रेगमेंट, ठीक है, जो बाहर का फ्रेगमेंट होता है वो, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो बोल सकता हूँ डिजायर्ड जीन। क्या बोल सकता हूँ बेटा, डिजायर्ड जीन का मतलब होता है मुझे इसको इसमें ज्वाइन करना है, क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब मैंने आप लोगों को बताया था, बच्चे का ये पूछ रहे थे सर एक बार बताइए कि हम, मैंने ये क्यों कह रहा हूँ कि जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगे हुए हैं, इन्हीं के जो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट है वही यूज क्यों करें, बाहर वाले क्यों नहीं कर सकते बेटा। आप लोग बताओ, अगर मैं यहाँ किसी की ये वाली साइट है मान लिया किसी एंजाइम की, ठीक है, जैसे इक्वार फर्स्ट है उसकी यहाँ पे मान लिया, तो बेटा अगर उससे कट करोगे आप लोग खुद बताओ, तो मेरा फिर ये लगाने का फायदा ही क्या होगा, फिर तो मुझे पता ही नहीं लगेगा ना मेरा कौन सा वाला है दूसरा कौन से वाला है। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब समझ रहे, पहचान वाला, तो वहीं पे तो हम कुछ करेंगे वहीं। अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया, इससे कट किया, सही है, और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, जोड़ दिया इसको, और ये यहाँ पे जुड़ गया, ये जुड़ गया। अब ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। अब आप लोग बताओ बेटा, ये बस सिंपल करते आराम समझो, जल्दबाजी कोई बनी, यहाँ पे ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ये बन गया। अब आप लोग बताओ, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ये बन गया, इसका मतलब ये वाला जो टेट्रासाइक्लिन है तो खत्म हो गया, कट हो गया, ये तो अब इसे बोलते हैं इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी लिखा होगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये एंटीबायोटिक की तरह काम नहीं करेगा। सर जैसे आपने यहाँ पर साल फर्स्ट से बोला, तो यहाँ पर एमएचपी वो भी पता बोलेगा, वो भी लग जाएगा। कौन सा, जो ये है, तो एक ईस्ट तो एक ही करेंगे, दो ना कर सकते हैं, या तो वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। यहाँ पर रिसेप्टर होती है या ये
तो कट करने इसकी हाँ ये कट करने के लिए होता है, खाली रिकॉग्निशन साइड होती है, ये यहाँ से करेगा बस, इतना होता है। अब अगर वो करते तो ये वाला नहीं करते, क्योंकि रिकॉग्निशन साइड दोनों की सेम ही है, समझ गए। अब यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, समझ गए आप लोग। यानी कि ये वाला जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है टेट्रासाइक्लिन वाला, वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। ये बात समझ गए आप लोग, ये बात समझ गए सब लोग। अब यहाँ पे दो कंडीशंस होंगी, इधर देखो, ये तो एक तो होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेकिन हो सकता है कि ये ऐड ना हो यहाँ पे और ये रीजॉइन हो जाए, सही है। कट हुआ लेकिन क्या हो गया, रीजॉइन। तो एक केस बन सकता है कौन सा वाला, नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो यानी कि रिकॉम्बिनेंट नहीं है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये इतना छोटे होते हैं कि हम लोग इनको आराम से ऐसे नहीं दे सकते कि ऐसे करके जो देख रहा है कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो दो केस आपको समझ में आए, रिकॉम्बिनेंट वो वाला जिसमें जुड़ गया है हमारा डिजायर्ड जीन, और नॉन रिकॉम्बिनेंट वो वाला इसमें नहीं जुड़ा है। अब तीसरा जो एक केस और बनता है बेटा, यहाँ पे क्या बताओ, अब मैंने इसको क्या क्या करवाया, इसको ट्रांसफर किया मैंने किसके, बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि मैंने इकोलाई के अंदर किया, किसके अंदर किया, इकोलाई के अंदर किया। अगर ये चला गया तो ये कौन सा होगा, ट्रांसफॉर्मेंट। इसको मैं बोल सकता हूं क्या, ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर बिल्कुल नहीं गया तो तीसरी कंडीशन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कि रिकॉम्बिनेंट हुआ या नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ। अगर चले गए तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर बैक्टीरिया के अंदर नहीं गए तो क्या बोलेंगे, यानी कि होस्ट के अंदर जाने को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, और नहीं आने को क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को। अब यहाँ पे मुझे बताओ तीन कंडीशन तो मुझे मिलेंगी, कौन कौन सी, देखो एक कंडीशन ये होगी, देखो यहाँ पे मैं ऐसे बना लेता हूँ, एक तो कंडीशन ये होगी इसके अंदर गया ही नहीं है, समझ गए। तो वो तो कौन सा होगा, जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं आया है, कोई सा डीएनए नहीं आया है, तो ये कंडीशन कौन सी होगी बेटा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। एक कंडीशन कौन सी होगी, जिसमें आया तो है लेकिन वो, ये तो बैक्टीरिया का डीएनए है, और दूसरा वाला किसका होगा, यानी कि आया तो है लेकिन वो कौन सा आया है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला। तो ये वाली कंडीशन जो होगी वो होगी नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। कौन सी होगी बेटा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। और तीसरी कंडीशन एक हो सकती है कि जहां पे मैं ये करवा रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये सकती है कि यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर जाएगा लेकिन कौन सा वाला जाएगा, रिकॉम्बिनेंट वाला, जिसमें मेरा डिजायर्ड जीन है। तो इसका मतलब तीसरा कंडीशन जो होगा वो होगा रिकॉम्बिनेंट। ये तीन ही कंडीशन तो बनेगी, बताओ आप लोग। अगर मैं कहीं पे भी ग्रो कराऊंगा किसी को, तो ये बात समझे आप लोग, ये बात समझे कौन सी कंडीशन बनेगी। पहला कंडीशन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दूसरी कंडीशन में ये दोनों कैसे होंगे, ट्रांसफॉर्मेट होंगे, लेकिन एक होगा कौन सा, रिकॉम्बिनेंट वाला, और एक होगा नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये समझ गए। यानी कि मैं कोई भी लैब में अगर ये करवा रहा हूँ एक्टिविटी, तो तीन कंडीशन हो सकती है। ये बात समझ में आई आपको, यहाँ तक क्लियर हुआ, बताओ। अब मैं कैसे पहचानूंगा, सेलेक्टेड मार्कर का जो कल 12 गुजरे थे, कैसे पता लगेगा। देखो बेटा आप लोग बताओ, आप लोगों को पता है ये वाला कौन सा है, ये देखो, ये पहले समझ लो, फिर इसके बाद लिखते रहना, टाइम दे दूंगा, लेकिन देख नहीं रहा आपको, सारे लिख लेना, ठीक है। देख लो, ये देख लो पहले बेटा। यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे ये कौन सा रिकॉम्बिनेंट वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिजायर्ड जीन है, ये देखो, यहाँ पे डिजायर्ड जीन है ना, लेकिन ये किस जगह पे है, ये है जहां पे टेट्रासाइक्लिन हट गया है। टेट्रासाइक्लिन कैसा हो गया, इनएक्टिव, सही है। अब देखो क्या होगा, इधर देखो, ध्यान देखो, अगर आप लोग बताओ, अगर मैं एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कराऊं, इन तीनों को किसमें कराऊं, एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कराऊं, तो बताओ आप लोग, क्या ये वाला होगा ग्रो, नहीं होगा ना, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ही नहीं, तो ये ग्रो नहीं करेगा। अब मुझे बताओ, अगर ये ग्रो नहीं करेगा, किसका मतलब किससे नहीं करेगा, एम्पिसिलिन से, एम्पिसिलिन मीडियम से नहीं करेगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या लिखा हूं, यहां पे देखो बेटा, अगर मैंने एम्पिसिलिन, किसमें,
एम्पिसिलिन में ग्रो कराया मीडियम में, ठीक है। तो मुझे क्या पता लगा, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझ गए आप लोग? ये दोनों ग्रो कर जाएंगे क्योंकि इन दोनों के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। कौन सा वाला? एम्पिसिलिन वाला। इसका मतलब ये दोनों तो ग्रो कर जाएंगे लेकिन ये वाला ग्रो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इसके अंदर प्लाज्मिड ही नहीं गया है। अब प्लाज्मिड नहीं गया है तो ये अभी ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वो टाइप का बना ही नहीं है, रेजिस्टेंट टाइप का। तो आप लोग बताओ, क्या मैंने एम्पिसिलिन से ये नहीं पता लगा लिया कौन से बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट है कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है? हो गया, बनने पड़ गया कि हम लोग क्यों ऐसा करते हैं। दूसरा सुनो, अब बेटा आप लोग बताओ, इसके पास क्या टेट्रासाइक्लिन है? नहीं है। और इसके पास टेट्रासाइक्लिन है। अब अगर मैं टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कराऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि कौन सा कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, कौन सा रिकॉम्बिनेंट वाला। क्योंकि बेटा ये वाला ग्रो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास है ही नहीं वो एंटीबायोटिक्स नहीं, और इसके पास है। समझ गए? तो मैंने एक से ये पता लगाया कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और दूसरे से मैंने ये पता लगाया कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। ऐसे करके हम पता लगाते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर से ये पहचान कर पाते हैं किसको एलिमिनेट करना है और किसको हमें ग्रो कराना है। समझ गए बात को? फिर बता दो एक बार, देखो यहाँ पे मैंने कहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दो है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का मतलब होता है कि उसको बचा पाए उस मीडियम से, उस एंटीबायोटिक के खिलाफ, ठीक है। मैंने क्या किया, दो सेलेक्टेबल मार्कर लगा दिए, यानी कि दो जीन डाल दिए, एक डाल दिया टेट्रासाइक्लिन और एक एम्पिसिलिन, सही है। उस डीएनए से जोड़ दिए मैंने जो प्लाज्मिड से, जिससे मुझे मेरा सेलेक्टेबल मार्कर मतलब होता है मेरी पहचान रहे। वैसे आपने देखा नहीं, जैसे आपने देखा होगा कभी मान लिया आपको रुपए भेजने हैं, ऐसा आपने कभी किया है? नहीं किया होगा। या जैसे किसी को रुपए भेजने होते हैं दूर, आपको दिल्ली भेजने तो आप ड्राइवर को दे देते हो, तो आप लोग क्या करते हो, क्या करोगे बताओ? ये बोल दो कि 10,000 रुपए दे दिए और ड्राइवर नहीं दिए तो ना फोन पे हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली जो पहले नहीं होता तो पहले क्या करते थे, तो नहीं इधर देखो, वो जो नोट की गड्डी होती है उसके नोट का जो पहला वाला नोट होता है उसका नंबर लिख देते और उसे बता दिया कि ये वाला नंबर पहला नोट का नंबर है, जिससे वो वहां पे जाके देख लेगा कि ये वाली गड्डी जो उसने दी है वही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, मेरे मेल नाम नहीं हुआ है उनका। अब तो मैं मत कर रहा था, निकाल देंगे नए तरीके से, कुछ ऐसा कर लेंगे, वो कर सकते हो, मुझे पता है, लेकिन ये पहचान होती है। तो सेल क्या होता है, वो उसने क्या बताया, सेलेक्टेबल मार्कर, कि ये वाला पहचान है कि ये गड्डी मैंने दी है, मतलब तुम्हारे तक पहुंचेगी। समझ गए आप लोग? नोट का, हाँ नोट का नंबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्टेबल मार्कर लगा के हमें ये देखना था कि जब फ्यूचर में हम ग्रोथ करवाएंगे बैक्टीरिया की, तो उस टाइम पे हम कैसे पहचानेंगे कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा। अब फिर सुन लो, एक बार समझ लो, इसके बाद खत्म करूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे देख लो, मैंने ये किया, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थे। मैंने कहा किसी भी जब हम डिजायर्ड जीन को जोड़ते हैं तो मैंने कहा उस जो भी प्लाज्मिड होता है उसमें कट लगाना पड़ता है, काटना होता है। तो मैंने कहा था उसके लिए कौन यूज होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन होता है? और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या होती है, रिकॉग्निशन साइट होती है, जहां पे वो काटेगा वहीं पे काटेगा। तो इसका मतलब मैंने ये बताया कि साल फर्स्ट की मान ली टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे है। मैंने ये वाला क्यों किया, क्योंकि मुझे बाद में भी इसका यूज करना था। अब देखो मैंने इसको कट, बेटा समझ लो, इसको कट करवा दिया, इसका मतलब इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि ये कट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, डिजायर्ड जीन। समझ गए? लेकिन मेरे पास अभी एक तो बचा है, एम्पिसिलिन, एक तो बचा है ना। अब देखो, अब कंडीशन मैंने बताई कितनी हो सकती है, 3। एक तो वो होगी जो मैंने रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर कराया होस्ट सेल में, तो वो कौन सा होगा, ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन कौन सा वाला होगा, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। या तो ये कंडीशन हो सकती है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बन जाए, जिसके पास डिजायर्ड जीन ना हो, तो कैसा होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। या तो ऐसा होगा कि कोई सा ना रिकॉम्बिनेंट और ना ही नॉन रिकॉम्बिनेंट कोई भी होस्ट सेल के अंदर नहीं गया है, ऐसी भी बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर सकते हैं। 3 टाइप के होंगे। अब मैंने क्या देखा, पहले मैंने एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कराया, किसमें कराया, क्योंकि कट किस पे लगाया, टेट्रासाइक्लिन पे, एम्पिसिलिन तो है अभी ना। अब एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कराऊंगा तो एम्पिसिलिन में वही ग्रो करेंगे जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा, यानी कि वो सेलेक्टेबल मार्कर होगा। तो आप लोग बताओ, वो ना इसके पास होंगे दोनों, इसके पास दोनों होंगे ना, इसके पास एक होगा खाली एम्पिसिलिन क्योंकि टेट्रासाइक्लिन कट हो गया है, और इसके पास कोई सा नहीं होगा क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड गया ही नहीं है वो, इसीलिए कोई कैसा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो इसका मतलब इसके पास प्लाज्मिड नहीं गया है तो इसके पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ही नहीं,
तो इसका मतलब एम्पिसिलिन मीडियम में ये ग्रो नहीं करेगा और ये दोनों कट जाएंगे। तो इसका मतलब मैंने क्या पहचान कर लिया, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब अगला केस क्या है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन दोनों है क्योंकि ये तो ट्रांसफॉर्मेंट है ना, और इसके पास खाली कौन सा है, एम्पिसिलिन। अब मैं इनको ग्रो कराऊंगा किसमें, टेट्रासाइक्लिन में। तो टेट्रासाइक्लिन में वही ग्रो करेगा जिसके पास दोनों होंगे, और जिसके पास एक होगा वो ग्रो, जिससे मैंने पहचान लिया कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। बस इस ये काम करते हैं कि हम ये सिलेक्टिव मार्कर यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जी। समझ गए बात? ठीक है, किसी को लिखना हो तो लिख सकते हो आप, ठीक है। इसमें दिख रहा है, जो भी दिख रहा हो देखो उल्टा क्या होगा। इसके बाद पता है मैं 2 लाइन लिखवा दूंगा आपको, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इनएक्टिव हुआ है उसके अपोजिट वाले से, दूसरे वाले से हम किसका पता लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट और जो इनएक्टिव हुआ है उससे क्या किसका पता लगाते हैं, रिकॉम्बिनेंट और नॉन। बस 2 बार लाइनें पता होनी चाहिए तो आपका एक टॉपिक क्लियर रहेगा, ठीक है। जैसे इस वाले केस में देखो बेटा, यहाँ पे ये लिख रहे हैं आपको, हाँ बिल्कुल। एक मिनट रुको, एम्पिसिलिन से मैंने क्या पता लगाया, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन से बेटा बोलो मत, कौन बोल रहा है, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये लिख देना बस, ये नीचे वाला लिखो या मत लिखो, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट हमने पता लगाया कि टेट्रासाइक्लिन से, एम्पिसिलिन से लगाया ट्रांसफॉर्मेंट और बेटा एक बातें बात करो, पढ़ लो ये। कौन पढ़ाएगा? आजा बेटा आजा, अपॉर्चुनिटी में दे सकता हूँ, वीडियो बंद कर दूंगा, थोड़ा समझा दो आगे। सैटरडे को हम टेस्ट, ठीक है। और मैं सिलेबस शायद आज शाम को बता दूंगा, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा।
जो भी होगा, ठीक है। सैटरडे वाले दिन बताते हैं, अभी क्यों बताया? मुझे आज ही पता लगा टेस्ट सीरीज में, कसम है तुम्हें को बताया। कौन सा सिलेबस बताया है? सिलेबस बता दूंगा, अब भी सही आएगा क्लास में जो आएगा। ये स्टाफ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? मुझे लग रहा है नहीं बनाऊंगा, लेकिन वही बात है, बाद में टिक कर देते हैं। टेस्ट तो मैंने हर एक बनाया है, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि आपकी जो मैं बनाऊं वही उस हिसाब से चलना, ठीक है। कोशिश करो। अब क्या करें बेटा, उम्मीदों पे दुनिया कायम है। किस पे कायम है दुनिया? उम्मीदों पे, विश्वास पे। भारतीय साइकिल से कायम। ये लिखा है। देखो यहाँ पे कैटल लाइन होगा, तो एक भी कट हो गया है, एक भी कट नहीं हुआ है, रिकमेंडेड वाले कट हो गया है और नॉन रिकमेंडेड कट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कैटल लाइन हाँ फिर कर जाएगा और बोल सही है। बेटा ये बातें क्यों कर रहे हो आप लोग? लिख लिया आप लोगों ने? ये दो बातें ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें भी बेटा एक बात और लिख लेना, टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेशन है। अगर ये वाला इनएक्टिवेशन हो तो उल्टा हो जाएगा, नहीं समझे? जो इनएक्टिवेशन इंसर्शन होगा वो करेगा रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जो उसका अपोजिट वाला क्या करेगा ट्रांसफॉर्मेंट और, समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे लिख लो इनएक्टिव, टेट्रासाइक्लिन किया है हमने, कहीं नीट में वो कर दे ये वाला एमपीसी दे। मतलब ये दोनों साइड है और चाहे किसको चूज करेंगे उसका हाँ उसका अपोजिट करेगा। अभी से एक बहुत केक खा रहे हो, खा लिया क्या? अमन क्या हुआ? बेटा बातें मत करो आप लोग, मैं एक बार ये फिर समझा दूंगा, ठीक है ना? समझा दो। बेटा लिख लिया? आप लोग बातें इतनी कर रहे हो ना जैसे टीचर ना हो सामने। बेटा ये लिख लिया आप लोगों ने? चलो हम कुछ और समझते हैं, समझे? और समझाओ सर। देखो एक बार और समझ लेते हैं, उसके बाद मैं ये खत्म कहानी करूंगा फिर, ठीक है? नए टॉपिक चलेंगे। देखो ध्यान समझना, बातें मत करो ज्यादा। सबसे पहले फिर सुनो, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? तो हमें याद करना पड़ता है क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बच्चे ऐसे हैं जो भूल जाते हैं बातों में कि पढ़ के आ रहे हैं। तो वो भी याद दिलाना है, सब सही है, कोई बात नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी,
मैंने बताया था बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हम तब करते हैं, यूज तब करते हैं जब हमें कोई अपने लिए कोई फायदेमंद चीज बनानी है। अब हमें कोई फायदेमंद चीज ऐसे तो है नहीं फैक्ट्री बनानी है कि भाई आटा ले जाएंगे वहां बिस्किट बना लाएंगे, ये नहीं करना है। हमें कोई प्रोटीन चाहिए, मान लिया कोई वैक्सीन चाहिए या कुछ ऐसी चीज चाहिए जो हम लोग नहीं कर पाते, उसे कौन कर पाएगा? कोई माइक्रोब्स कर पाएगा, या वो एंजाइम या प्रोटीन किसी और में बन रही है और वो हमें चाहिए है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं, सपोज मानो वैक्सीन बनवानी है, अब वैक्सीन और हमें पूरे भारत के लगानी है जितने भी लोग हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अब मुझे पता लगा कि मान ली सपोज गाय है, गाय के मिल्क मान लो, मिल्क में वो प्रोटीन है जिससे मुझे लग रहा है उसको फायदा हो जाएगा, ठीक है, वैक्सीन बन सकती है। अब बेटा ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरे भारत की गाय इकट्ठी करूंगा और सबका दूध लेके आऊंगा तो उसमें प्रोटीन निकालूंगा, ऐसा तो नहीं करूंगा ना। मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा? बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, ये मान लिया गाय छोड़ो, चूहा मान लो, चूहा कि भाई चूहा के अंदर कोई ऐसा जीन है जो प्रोटीन इन्फ्लुएंस कर रहा है और बहुत कम अमाउंट में कर रहा है, तो मुझे क्या करना? ऐसा नहीं चूहा पकड़ूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को चूहे, अब बेटा बोलो मत, उस चूहे के अंदर कौन सा जीन इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी हमारे बॉडी फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, चलाते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब वो मेरे लिए कौन हो गया? डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड का मतलब होता है मेरा पसंदीदा जीन, जो मुझे चाहिए था। समझ गए आप लोग? अब मैं क्या करता हूँ, एक बैक्टीरिया लेता हूँ। क्या लेता हूँ? बैक्टीरिया क्या लेता हूँ? बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मिड, जो हमारे अंदर नहीं होता है। मैंने बैक्टीरिया लिया, उसका प्लाज्मिड निकाला, और प्लाज्मिड निकालने के बाद वही तो हमारे डिजायर्ड जीन को ले जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, और वो क्या करेगा? फिर कॉपी करेगा, और हमारा जो जीन होगा वो बहुत संख्या में कॉपी हो जाएगा, और बहुत नंबर में कॉपी हो जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए उतनी ही ज्यादा अमाउंट में मिल जाएगा। ये तो करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी में। अब मेन चीज ये समझा रहा हूँ कि कोई वेक्टर होता है बेटा, तो वेक्टर के लिए हमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मतलब जो वेक्टर का मतलब है प्लाज्मिड है, जो अगर उसमें डिजायर्ड जीन डालेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लगी होनी चाहिए, जिससे वो बाद में क्या रहे, यूजफुल रहे। भाई अगर कोई मिशन पे जा रहा है कहीं पे, तो वो ये भी तो ध्यान रखना है कि वहां जाने के बाद हमें लौट के कैसे आना है, या वहां पे जाके क्या एक्टिविटी करना है, उसके लिए क्या क्या चीज हमारे पास है या नहीं है। अब आपने मान लिया प्लाज्मिड बना लिया, अपना डिजायर्ड जीन भी डाल दिया, ठीक है। आपने सपोज मानो सेलेक्टिव मार्कर नहीं लगाए ये, अब आप लोग बताओ बाद में गिरो करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो? गिरो। आप कैसे पहचानोगे कि मेरे वाले बैक्टीरिया कौन से हैं जिसमें डिजायर्ड जीन है और दूसरे वाले कौन से हैं जिसमें डिजायर्ड जीन नहीं है? या आप तो कैसे पहचान करोगे कि जो रिकॉम्बिनेंट कौन से हैं, वो ट्रांसफॉर्मेंट कौन से हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन से हैं? कैसे पहचान कर लोगे बताओ? ये दिख तो नहीं रहा है हमें, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वो प्लाज्मिड जो होता है उसी में सेलेक्टिव मार्कर यूज कर लेते हैं, लगा देते हैं। और सेलेक्टिव मार्कर के रूप में हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल दिया है, अब उस मीडियम में उस बैक्टीरिया को ग्रो कराऊंगा तो वो ग्रो कर जाएगा। क्या कर जाएगा? क्योंकि उसके अंदर वो रेजिस्टेंस जीन पड़ गया है ना। अभी मान लिया आपके अंदर कोरोना से संबंधित, कोरोना ले लो, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल दिया तो उसका मतलब कितना भी भयंकर कोरोना आ जाए लेकिन उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पड़ा हुआ है। अब सही है, उसको कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। ऐसे ही समझ लो यहाँ पे, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने बताया बेटा, मैंने क्या लिया, एक प्लाज्मिड लिया। क्या लिया बेटा? और मैंने 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो डाल दिए, ठीक है। एक मैंने लगाया कौन सा, टेट्रासाइक्लिन, और दूसरा एम्पिसिलिन, ठीक है। ये है, ये बात क्लियर हुई नहीं? 2 लगा दिए मैंने, और यही काम करेंगे सेलेक्टिव मार्कर की तरह, यानी कि पहचान करने के लिए हमारे लिए। कैसे देखो, अब ये एक प्लाज्मिड है, क्या है बेटा? प्लाज्मिड है। मैंने कहा था यहाँ पे जब कोई हम डिजायर्ड जीन जोड़ते हैं किसी प्लाज्मिड में, तो मैंने कहा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पहले डीएनए को कट करना होता है, तभी जोड़ोगे या वैसे ही जोड़ोगे। तो आप लोगों ने क्या किया, और मैंने कहा कि यहाँ पे क्यों करते हैं भाई, तो मैं इतने समझा रहा हूँ कि इसी वाली साइड पे क्यों करते हैं। यहाँ टेट्रासाइक्लिन लगा हुआ है और एम्पिसिलिन लगा हुआ है। कैसे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मैंने कहा था बेटा किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो डीएनए को कट करता है उसका एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है जहां से वो कट करेगा। अब मान लिया यहाँ पे एक है जिसका नाम क्या है, SAR1 नाम है, जो क्या कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन को कट कर रहा है। उसका रिकॉग्निशन साइट कहाँ पे है, यहीं पे है। अगर यहाँ पे है तो आप लोग बताओ बेटा, अगर यहीं पे उसका रिकॉग्निशन साइट तो यहीं से तो कट करेगा। मैंने क्या किया, सेल फर्स्ट को यूज कर लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रूप में। समझ गए आप लोग? अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रूप में कट कर लिया, तो आप लोग बताओ क्या यहाँ पे वो नहीं आ जाएगा डिजायर्ड जीन? सर साल फर्स्ट
रिसेप्टर में बोल दी साल फर्स्ट ही भी तो वो कट करेगा ना। नहीं, ये तो बेटा एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन सर एंजाइम यही तो आ रही है, है। यही तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हाँ, ये तो कैची है, मर रेस्ट्रिक्शन यही तो है, ये रिसेप्टर थोड़ा है। लेकिन हाँ, इसके रिकॉग्निशन साइड यहाँ पे है खाली बस, कि यहाँ से कट करेगा बस इतना है। इसी को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। हाँ, यही तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इधर देखो ये, अब यहाँ पे देखो, इधर देखो बेटा, यहाँ पे ये आ गया। अब आप लोग बताओ क्या टेट्रासाइक्लिन जो जीन होगा वो इनएक्टिव नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसमें कट लग गया। इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं? अब मैंने पहली बार बोल दिया, ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कभी वैसे बात ना एकदम माइंड में नहीं आता है, या तो दूसरा सुनो, बोलता रहता हूँ पूरे दिन। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये पढ़ाने आता हूँ खाली, बेटा नॉलेज पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद दूसरा सुनो, ये यहाँ पे बताओ, ये क्या इनएक्टिव नहीं हो गया? इनएक्टिव हो गया, और इनएक्टिव हो गया इसका मतलब यहाँ पे कट लग गया। ये बात समझना यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, यानी कि ये हमारा प्लाज्मिड बन गया पूरी तरीके से, हमने डिजायर्ड जीन डाल दिया, और इसको हम बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा डिजायर्ड जीन है। ठीक है, अब आप वही समस्या आती है कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो देखो, 3 कंडीशन होंगी। कौन कौन सी? एक कंडीशन ये होगी कि ये वाला जाएगा किसी होस्ट सेल में, क्योंकि हमें होस्ट सेल में डालना है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि किसी बैक्टीरिया में चला जाएगा। तो वो कंडीशन ये होगी, अब आप लोग सही से देख लो, ये बैक्टीरिया है, क्या है बेटा? बैक्टीरिया है, इसका ये तो खुद का डीएनए होगा, और ये वाला जाएगा, ये कौन सा जाएगा? ये प्लाज्मिड चला गया, और प्लाज्मिड चला गया तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहाँ पे डिजायर्ड जीन है। क्या है? डिजायर्ड जीन है, लेकिन अभी भी इसके पास क्या है? एम्पिसिलिन है। वो तो है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एक तो है ना अभी, एक ही तो कट हुआ है खाली, तो एक तो है अभी ना। ठीक है, ये है, और इसके बाद टेट्रासाइक्लिन नहीं है, ये तो पता लग गया। इसको मैं बोलूंगा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलूंगा? यानी कि ये वाला सेल है वो है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? सही है। दूसरा एक कंडीशन ये हो सकता है बेटा कि ये हमने किया तो था, लेकिन उसके अंदर डिजायर्ड जीन फिट ही नहीं हुआ, मतलब ज्वाइन नहीं हुआ, और जो कट हुआ था वो फिर से कैसा हो गया? रीज्वाइन। क्या हो गया? अब हमको ये दिखेगा नहीं कि तुम सोचो हम बाहर से ऐसे माइक्रोस्कोप देख लेंगे, हाँ ये वाला नहीं हुआ है, वो तो हमें बाद में पता लगेगा, हम ग्रो कराएंगे मीडियम में। समझ? मतलब टेट्रासाइक्लिन दोबारा से जुड़ जाएगा। कौन सा? नहीं, वो तो कट हो जाएगा, लेकिन डिजायर्ड जीन नहीं हुआ, बस रिकॉम्बिनेंट नहीं बना बस खाली। सही है। अब अगर रिकॉम्बिनेंट नहीं बना तो इसका मतलब ये कौन सा होगा बेटा? नॉन रिकॉम्बिनेंट। कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो सकता हूँ दूसरी कंडीशन हो सकती है, वो हो सकती है कि इसके अंदर प्लाज्मिड तो होगा, प्लाज्मिड तो होगा ना, लेकिन ये कौन सा वाला होगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट। और कौन सा होगा? ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट तो है ना, क्योंकि इसके अंदर गया है प्लाज्मिड। समझ गए? और तीसरा कंडीशन एक ये हो सकता है कि जाए ही ना, मतलब कोई सा भी ये प्लाज्मिड ना जाए, और इसके अंदर जो खुद का वाला डीएनए है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझ गए? तीसरा कंडीशन हो गई। अब मैं कैसे पहचान करूंगा? देखो, यही समझ लेना आप लोग। बेटा आप लोग बताओ, इसके अंदर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक जीन है, इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा ना, लेकिन इसके अंदर क्या कोई सा होगा? क्योंकि प्लाज्मिड ही नहीं है। अगर मैं एम्पिसिलिन में ग्रो कराऊंगा मीडियम में, तो ये दोनों ग्रो कर जाएंगे आराम से, क्योंकि इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है और इसके पास नहीं है। तो मैंने ये पता लगाया एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करा के कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझ के पता लग गया मुझे। दूसरा सुनो, अब सुनो, अब इसके पास टेट्रासाइक्लिन कट हो गया है, और इसके पास टेट्रासाइक्लिन होगा ना, क्योंकि यहाँ पर डिजायर्ड नहीं पड़ा है। हाँ, कट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन है, अब मैं कौन से मीडियम कराऊंगा? टेट्रासाइक्लिन। और टेट्रासाइक्लिन कराऊंगा तो इसके पास नहीं है और इसके पास है, तो ये वाला ग्रो कर जाएगा, ये वाला ग्रो नहीं करेगा। तो मैंने क्या पता लगा लिया? रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। समझ गए आप लोग? ऐसे यूज करते हैं हम लोग कोई भी सेलेक्टिव मार्कर की तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जी, जिसमें हम पता लगाते हैं कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा कैसा है, ए रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा। क्लियर हुआ बेटा? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। हटा दूं ये।
आप किताब पे आ जाओ बेटा, 1 घंटा में ही समझा रहा हूँ। कितना टाइम हो गया? अब 1 घंटा से आप समझा ही रहा हूँ मैं। ये सिलेबस चलाना होता है। देखो तो हम लोगों ने कल ये तो देखा था, देखो यहाँ लिखा हुआ है जीन गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन जीन और कह रहा है डीएनए एंड हेल्प इन किसमें? रिकॉम्बिनेंट, पहचानने में रिकॉम्बिनेंट कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। क्लियर हुआ? अब अगले देखो, अब यहाँ पे देखो हम लोग बात करेंगे ये क्या लिखा हुआ है, ये देख लो जल्दी से। अब एक बात और सुनो, यहाँ पे क्या ये होता था इस वाले पैरा में। देखो एक तो हमने ये देख लिया कि हम देखें एंटीबायोटिक जीन लगाते, लेकिन एक केस और है जो प्लाज्मिडिक टाइप का ऐसा ही बना था, जहाँ पे जीन लिया था लैक जेड जीन। कौन सा लिया था? आपको आपने पढ़ा होगा, जेनेटिक्स अभी पढ़ा नहीं है वैसे। आप लोग वहां पढ़ोगे लैक ओपेरॉन, क्या पढ़ोगे? तो वहां पे एक जेड जीन होता है। क्या होता है? जो बेटा एक एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा बनाता है? समझ गए? अगर ये गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, क्या होता है? अगर होता है तो ये देता है व्हाइट कलर, और नहीं होता है तो क्या देता है? ब्लू कलर। तो हम लोग कलर देख के बता सकते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। यानी कि इसकी जगह पे हम क्या जोड़ देते हैं? वही डिजाइन जीन। हाँ, इससे करके कलर देता है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ conversion procedure because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics. Therefore, alternative selective markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. यहाँ पे एक सबस्ट्रेट होता है, उसकी प्रेजेंस में हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। कह रहा है इन दिस आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब यहाँ पे देखो कह रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होगा इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम। कौन सा है बेटा? अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम व्हिच इज रिफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? देखो सुनो बात को, सुनो पहले। कह रहा है एक ऐसा हमने प्लाज्मिड देखा जिसमें कौन सा जीन था? लैक जेड जीन। कौन सा था? अब आप लोग बताओ, अगर वहां पे आप लोग लैक, अभी हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यानी टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन को इनएक्टिवेट कर रहे थे, अब हम किसको करेंगे? लैक जेड जीन। यानी एक केस में क्या होगा? गैलेक्टोसाइड बनेगा और एक केस में नहीं बनेगा। जिसमें आप लोग बताओ, जिसमें डिजायर जीन डालेंगे तो उसमें क्या वो हट नहीं जाएगा? कौन? जेड जीन। तो वहां पे गैलेक्टोसाइड नहीं बनेगा। और जिसमें क्या होगा? ए अगर नहीं हुआ, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो उसमें क्या होगा? वो एंजाइम बनेगा। ठीक है, अगले देखो कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर। क्या कह रहा है? ब्लू कलर देगा। कॉलोनी इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। अगर कोई नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो वो कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर। और अगले कह रहा है बेटा प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू द इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड द कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। दीस आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। अब देखो इधर देख लो आप लोग, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि अगर कोई प्लाज्मिड है, समझो ये बात, ये वाली बात, ये क्या है? ये प्लाज्मिड है। यहाँ पे हमने एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन को यूज नहीं किया है। यहाँ पे एक जीन है, हाँ ये देखो, हाँ ये देखो, यहाँ पे एक जीन है जिसका नाम क्या है? लैक जेड। जेड जीन है। ये एक एंजाइम बना रहा है, इसे बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गैलेक्टोसाइडेज। अब ये देखो, अरे इधर देखो बेटा, अल्फा बीटा मत जाओ, पहले इस पे आओ। यहाँ पे देखो गैलेक्टोसाइडेज है। आप लोग बताओ, अगर ये जीन है, सही है, तो ये क्या बनाएगा? गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। और ये कलर देगा कौन सा? ब्लू कलर। बेटा ये बात समझे? अब दूसरी कंडीशन समझो। ये देखो, अगर ये प्लाज्मिड है और बेटा जैसे मैंने वहां इनएक्टिव किया था किसको? टेट्रासाइक्लिन। ऐसे ही अगर मैंने लैक जेड जीन वाली जगह पे अगर मैंने क्या जोड़ दिया? डिजायर्ड जीन जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। क्या हो जाएगा? कौन? लैक जेड। और जब इनएक्टिव हो जाएगा तो बताओ क्या कोई एंजाइम बनाएगा? एंजाइम नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा कलर देगा? व्हाइट कलर देगा।
कौन सा देगा बेटा? व्हाइट कलर देगा। इसका मतलब मैं कलर देख के बता सकता हूँ कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा। अब आप लोग बताओ ये वाला कौन सा है? रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि यहाँ डिजाइन है। और ये वाला कौन सा है? बस इतना ध्यान रखो, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। कोई कलर नहीं। और ये वाला कौन सा है बेटा? बस यहाँ पे इतना बता रहा है, समझ गए हम लोग? अरे वो कह रहे हैं कोई कलर नहीं देगा, उसका मतलब व्हाइट ही होता है। इतना कंफ्यूज मत हो। हाँ अरे व्हाइट कलर होता है लेकिन व्हाइट ही दिखता है। समझ गए हम लोग? यहाँ पे क्या बता रहा है? कुछ बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। बेटा समझने का प्रयास करो, हम लोग छुट्टी बहुत करते हैं, क्या करें। फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका ये गैलेक्टोसाइड के आगे लिखा है। कहाँ पे लिखा है? ये अरे अल्फा बीटा उनके नाम होते हैं, एंजाइम का टाइप होता है। अल्फा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। मुझे लगा वो कैम का भी कोई मतलब होता है। उसका कुछ नहीं होता है। अरे आप लोग गैलेक्टोसाइडेज ध्यान रखो, इतना क्यों जा रहे हो बंदा? हां सर, क्या पता अलग-अलग होगा अगर कार्बन के फॉस्फेट। लेकिन यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम होता है, लेकिन इन्हें पता नहीं क्यों एक क्यों लिखा है यहाँ पे। इसमें बीटा है, वो बीटा है। बीटा है तो सही है, तो इसीलिए मैं निकाला था। यहाँ बीटा होगा, ये पता नहीं क्या लिखा होगा। तभी तो कह रहे हैं अल्फा एडिटिंग। क्योंकि वो तुम्हें पता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम होता है। ये करता है ग्लूकोज को डाइजेस्ट। अरे ग्लूकोज कहाँ है? तो उसको लैक्टोज को, लैक्टोज तोड़ता है ग्लूकोज को लैक्टोज में। ये जो मुझे लग रहा है कुछ चैप्टर ऐसे हैं ना, वो मैं दोबारा रिवीजन करवा दूंगा आपको पेपर से पहले, ठीक है? और बल्कि कोशिश करूंगा कि मैं लगभग चैप्टर रिवाइज दोबारा करवा दूं सारे एक बार, ठीक है? पहले आपको इधर मेरे से पढ़ो। और घर पे बेटा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, समझ रहे हो? यहाँ पे तो कर ही रहे। आपका रिजल्ट बहुत मैटर करता है, समझ रहे हो? मैटर का मतलब है अगर आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा तो आने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी रहेगी, और रिजल्ट सही नहीं रहा तो दिक्कत रहेगी, समझ रहे हो? बेटा पड़ोसी कुछ तो रहेंगे ही हमेशा। लिख लिया? सबने लिख लिया? देखो जल्दी निकालो, इतना हल्की क्यों लिखते हो आप लोग? हैं? क्या हुआ? क्या लिखना है? सर लिख लिया। बेटा आप लोग ये बताओ, ये वाला वो समझ गए जो मैंने समझाया अभी? तो मैंने कहा आपको सेलेक्टेबल मार्कर दो टाइप से हो सकता है, एक जी जेड देख के, और ये देख सकते हो आप लोग एम्पिसिलिन और टेट्रा साइक्लेट, ठीक है? अब अगले आते हैं, चलो
अब ये फोर्थ पॉइंट देखो कह रहा है बेटा, ए वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, यानी कि आप लोग, ये तो हो गया बैक्टीरिया के अंदर जो हम अभी तक बात कर रहे थे, क्या प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर कोई प्लाज्मिड का यूज कर सकते हैं, वेक्टर का यूज क्या कर सकते हैं, सही है, वो हम लोग देखें। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समझते हैं, सही है। इसके बाद अभी तो क्रॉस स्टार्ट होगा तुम्हारा ये बायोटेक्नोलॉजी का पूरा, अभी तो ये खाली चीज चलती है, कल तो खत्म कर दूंगा। आज तो मैंने समझाया बहुत देर ना, मैंने सुना कि समझ में आ जाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्यादा इतने बड़े वाले क्या करूँ मैं। नहीं सही है, समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए ना मेन चीजें। चलो एक बात और है ना, मेरे पढ़ाने से आपको पढ़ने से क्या फायदा अगर आप समझ ना पाए चीजों को। कोर्स के पीछे मत भागो, ये भागो कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और बकाया ये है कि ये चैप्टर कोई ऐसा ना बहुत बड़े होते हैं, बहुत छोटी होते हैं, और मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोग कोई भी कोर्स करवा सकता हूँ, लेकिन जरूरत क्या है, आप लोग पढ़ना भी चाहिए ना, चीजों को आना चाहिए। चलो अब बातें करना बंद कर दो। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरिया के बारे में, किसके बारे में, कि बैक्टीरिया का हम लोग प्लाज्मिड लेते हैं, उसका वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। जो हमने देखा दो टाइप में, बैक्टीरियोफेज और एक देखा हमने एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं वेक्टर के रूप में, समझ गए आप लोग। अब हम देखते हैं कि प्लांट और एनिमल में, किसमें, हम वेक्टर के रूप में किसका यूज करते हैं। क्या भाई हम प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं करते हैं, करते हैं ना, प्लांट को भी करते हैं, एनिमल को भी करते हैं, तो उसमें हम वेक्टर के रूप में जीन भेजने के लिए क्या करते हैं, समझे। तो देखो क्या लिखा है, हाँ देखो कह रहा है बेटा, यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन इनटू प्लांट एंड एनिमल्स। कह रहा है फ्रॉम बैक्टीरिया एंड virus which have known this for age, how to deliver gene to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or virus want। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम प्लांट में कैसे दे सकते हैं कि हम लोग किसी भी वेक्टर को, या हम बोल सकते हैं डिजायर्ड जीन को, किसी भी प्लांट के अंदर कैसे करके हम क्या कराएंगे, ट्रांसफर कराएंगे, जिससे वो किसी टाइप से क्या हो जाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाए। अभी आप लोगों को मैं एप्लीकेशन में बताऊंगा कि कहाँ हमने यूज किया है, ठीक है, ऐसे करके। अगले कह रहा है देखो, फॉर एग्जाम्पल अब देखो आप लोग यहाँ पे लिखा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, एक पैथोजन होता है, क्या होता है, एक पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉज करता है, और किस में करता है बेटा, डाइकोट प्लांट में, किस में करता है, इज एबल टू डिलीवर पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए। बोल मतलब है, समझो यहाँ पे इसके पास एक टीडीएनए होता है, क्या होता है बेटा, अभी मैंने ये बताया कि एक पैथोजन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, सही है, जिसके पास क्या होता है, वेक्टर तो होगा, और वहां पे एक टीडीएनए होता है, क्या होता है, टीडीएनए, जो कह रहा है टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू अ ट्यूमर एंड डायरेक्ट दीस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। यहां समझो, ये कह रहा है कि उसके पास जो डीएनए होता है या प्लाज्मिड या वेक्टर होता है, उसके पास एक टीडीएनए होता है, क्या होता है, और टीडीएनए क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस कर देता है, किसी भी डाइकोट प्लांट में क्या कर देगा, ट्यूमर, और ट्यूमर क्या होता है, कैंसर, एक टाइप का क्या होता है कैंसर। अब साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया, सोचो, आपको बताया जो ट्यूमर इंड्यूसिंग सेल होती हैं या वो जो पैथोजन होता है और जो टीडीएनए होता है, जब वो ट्यूमर करता है किसी प्लांट में, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सेल बहुत जल्दी से डिवाइड करती है, उसका मल्टीप्लिकेशन नंबर बहुत हाई होता है, समझ गए, और वो ऐसे अनकंट्रोल ग्रोथ करती है, मतलब हमें वो नहीं देखेंगे बराबर सेल ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, उसे अपना ग्रोथ से मतलब। अब एक साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जहां पे टीडीएनए लगाए, क्या लगा बेटा, उसको हटा दिया जाए और उसकी जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं, डिजायर्ड जीन, यानी कि अपना जो एलिमेंट हमें जो पसंद है डिजायर्ड वाला जीन है, उसकी जगह पे जोड़ दें और क्या करवा दें, इंजेक्ट करा दें बस, क्योंकि सेल तो वही काम करेगी ना जो कर रही है, ट्यूमर इंड्यूस करेगी, लेकिन वहां पे प्लांट को क्या कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि टीडीएनए को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। हाँ ट्यूमर होगा, इसका मतलब ये होगा कि उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, तो अब प्लांट को अगर डिजीज होगी नहीं होगी ना, लेकिन हमारा काम क्या होगा, हो जाएगा, समझ गए आप लोग। यहाँ पे क्या किया था बस, तो देखो यहाँ पे एक कह रहा है सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। कह रहा है अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन बाय पैथोजन इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीस। अब यहाँ पे देखना, ऑफ पैथोजन इनटू यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब डिजायर्ड जीन,
अगले क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर व्हिच इज नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट। ये पैथोजेनिक नहीं था किसके लिए, प्लांट के लिए, क्योंकि इसने जो पैथोजन बीमारी कर रहा था वो वाला सेगमेंट क्या कर दिया, हटा दिया, और उसके जगह कौन जोड़ दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमारा डिजायर्ड जीन। अगले कह रहा है टू द प्लांट बट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म ऑफ टू डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू अ वैरायटी ऑफ प्लांट, यानी कि हमारा काम हो गया बस। अब फिर सुनो क्या हुआ, एक क्या है पैथोजन है, इसका नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम, इसका नाम ध्यान रखना, स्टार मान लो यहाँ पे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, ठीक है। ये क्या करता है, इसके पास एक डीएनए होता है, इसे बोलते हैं टीडीएनए। क्या बोलते हैं, टीडीएनए। एक सेगमेंट होता है जो क्या करता है, किसी भी प्लांट में क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है। क्या करते हैं, ट्यूमर इंड्यूस। और ट्यूमर जब बनता है तो वहां पे सेल बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं। क्या करती हैं, सेल बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि टीडीएनए को हटा दिया जाए, वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा वाला जीन लगा दिया जाए और उसको इंजेक्ट कराएंगे तो वहां पे सेल डिवाइड करेंगे तेजी से और हमारा जीन क्या करेगा, कॉपी करेगा जाके, और प्लांट के अंदर हम जो बनाना चाह रहे थे वो बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो कह रहा है इनटू अ वैरायटी ऑफ प्लांट सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर, यानी हमें डिसआर्म कर दिया तो वो डिस करेगा नहीं जाके। और कह रहा है बेटा ए आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल्स। तो ध्यान रखना प्लांट के इसमें मैंने किसको किया, टीआई प्लाज्मिड को, किसको बेटा, टीआई प्लाज्मिड मतलब ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और इसके एक एनिमल केस में इसको किया टीडीएनए, एनिमल केस में रेट्रोवायरस, किसको किया, रेट्रोवायरस। समझ गए हम लोग, ठीक है। हाँ प्लांट में किया टीडीएनए और टीडीएनए टीआई प्लाज्मिड ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसका नाम क्या, ट्यूबिफेसियंस, वो सॉरी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। इसके बाद कह रहा है सो वंस अ जीन और डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड टू सुटेबल वेक्टर इज ट्रांसफर्ड इनटू अ बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल होस्ट। समझ गए आप लोग। तो हां पल्ले नहीं पड़ा, एक बार पल्ले नहीं पड़ा, चलो फिर पड़ेगा पल्ले लगे पल्ले नहीं पड़ा, अभी पड़ेगा तो समझो। ए सुनो सुनो, अभी तक ये बताओ हम लोगों ने बेटा, अब सुनो पहले, अभी तक हम लोगों ने वेक्टर के रूप में किसको यूज किया था, प्लाज्मिड। किसको किया था, और हम क्या कर रहे थे, इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर रहे थे, ये तो कर रहे थे। अभी मैंने कोई प्लांट का नाम लिया था अभी तक, कोई एनिमल का नाम लिया था अभी तक, नहीं लिया था ना, ठीक है। अभी तक तो मैं लैब में करवा रहा था, कहाँ करवा रहा था, और मैं बता रहा था कि हम वैक्सीन बनानी है, कोई मेडिसिन बनानी है, ये सब बता रहा था, कोई प्रोटीन बनानी है हमारे लिए फायदेमंद, ये तो बता रहा था अभी तक। तो मैं लैब में ग्रो करा रहा था, उसकी तरीका आपको बता रहा था। लेकिन अब हमें क्या करवाना है, प्लांट के अंदर, कोई प्लांट होगा जैसे आम के प्लांट हो गया, इसके अंदर हमें ट्रांसफर करना है अपना होस्ट जीन, वो सॉरी डिजायर जीन जो हमें पसंद है वो हमें करना है ट्रांसफर, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। और तो कैसे करेंगे बस ये समझना है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक दिमाग लगाया कि एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस है, क्या है ये, एक पैथोजन है जो डिश कर रहा है एक प्लांट को, जो कर रहा है वहां पे क्या डिश कर रहा है बेटा, एक ट्यूमर बना रहा है। क्या बना रहा है, ट्यूमर, यानी कि इसीलिए बोलते हैं इसको ट्यूमर इंड्यूसिंग पैथोजन, ट्यूमर बना रहा है, ठीक है। उसके पास एक टीडीएनए है जो क्या कर रहा है, ट्यूमर बना रहा है। ये क्लियर हुआ। साइंटिस्ट ने क्या किया, अब इससे फायदा क्या हुआ, ये यूज क्यों किया इसने, क्योंकि जो ट्यूमर इंड्यूस करता है तो वो सेल बहुत तेज डिवाइड करता है। क्या करता है, बहुत तेजी से डिवाइड करता है। अब इन्होंने क्या किया, डीएनए को हटाया, या ऐसे समझ लो कि आप लोग समझ लो कि साइंटिस्ट ने उसको नॉन पैथोजेनिक बना लिया। कैसा बना लिया, नॉन पैथोजेनिक, यानी कि टीडीएनए को हटा दिया और उसके जगह पे कौन सा जीन जोड़ दिया, डिजायर्ड जीन, या बोल सकता हूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको जोड़ के और प्लांट के अंदर ट्रांसफर करा दिया, बस ये बताया गया। और एनिमल केस में किसको कराया, रेट्रोवायरस। समझ गए। वो भी क्या करता है, कैंसर करता है। कहां से क्या हटाया एनिमल, उसको डिसआर्म कर दिया। डिसआर्म का मतलब वो डिज नहीं करेगा। हमें तो कोई ऐसी चीज है ना जो सेल के अंदर जाके लगातार सेल डिवाइड करे जल्दी जल्दी, तो वो कौन करेगा, जो ट्यूमर कर रहा होगा, ट्यूमर बना रहा होगा, ये सब। समझ गए। तो एनिमल केस में किसे किया, रेट्रोवायरस को, और वहां पे किसे किया, टीआई प्लाज्मिड को। क्लियर हुआ बेटा। अब अगले दो, अब हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट, इसकी बात करते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा बेटा पढ़ो पहले।
आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ते भी रहा करो। मैं कहता हूँ पढ़ो, आप लोग बातें करने लगते हो। अब बच्चे भी क्या करें, फ्रेंड नहीं मिलते हैं, यही मजबूरी है ना। लेकिन सही है, ऐसा तो आप लोग कहीं बात कर सकते हो, जरूर करना है यही बात करो कोचिंग में आके। ये तो जब साथ ही रहते हैं, एक ही रूम में रहते हो, रूम अलग अलग है, मकान एक ही है ना, क्या एक ही है, एक क्या है दोस्ती मतलब एक है, ठीक है, दोस्ती मतलब ये है। मेहनत करते रहो बेटा, आप लोग अच्छे से हो, ठीक है। नहीं आता हूँ, मैं स्टॉप कर अब सही से बैठो, ऐसे गोदी करके कैसे बैठे हो, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, उसका गौर करो, उसका मानने अब एक ही काम नहीं, सारे काम देखने होते हैं तो क्या किया जाए। सही है, ये भी सही है। जब भी आप खुल जाती है रात को, अगर कहीं बिजी भी हो थोड़ा बहुत जाया करो, कोई दिक्कत नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो सही है, ये बहुत अच्छा बात है। और पहली बात तो मैं क्यों कहूँगा कि आप लोग रोबोट बन जाओ, मेरी कौन सी बात मान लोगे। बोलो मत, जब आप लोग ह्यूमन हो तो मुझे पता है ह्यूमन ही हो, कॉन्शियसनेस आपके अंदर है, रोबोट कैसे बन जाओगे ये तो मुझे ही पता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहली प्रायोरिटी दो वो किसके लिए दो, पढ़ाई के लिए, ठीक है। और सेकंड प्रायोरिटी दो जिससे आप लगाओ उससे अरे मतलब लगाओ का मतलब करो, पढ़ाई से हो तो उसको दो सेकंड, मम्मी पापा से है तो उनसे प्यार करो और किसी से करना है तो उससे करो। लेकिन मेरा मतलब ये है लेकिन मेरा मतलब ये कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसे दो, पढ़ाई को, सही है। और अगर आपने बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई के अलावा किसी और को दी तो मैं क्या ही बताऊं आपका फ्यूचर क्या होगा। आप लोग कई मूवी देखोगे, कौन सी, दिल जलेगी और देखना ही होगी। और तो एक आपने वो सीन देखा होगा, वो आपको बहुत याद आया, कौन सा तो कौन सा है, मैं तो बहुत देखता हूँ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी कहानी को पूरा करने के लिए एक आदमी का सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर दोनों में कोई एक भी सक्सेसफुल नहीं है तो वही बात है यही होता है कि तुम कहाँ हम कहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो एक आदमी को क्या करना पड़ेगा, मेहनत, और दोनों हो जाओ तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन एक को तो होना ही पड़ेगा। और उसके लिए आप लोग दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड रहो। मेन चीज तो ये है, कभी ये मत सोचना कि हाँ वो हो तो जाएगा, मेरा क्या काम है, हो सकता है वो मना कर देते फिर क्या करोगे तो इसका मतलब ये है अपने आप पे भरोसा रखो, सेल्फ डिपेंडेंट। तो आप लोग पहले सक्सेसफुल हो, उसके बाद सोचना कुछ, ठीक है। और दूसरी बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दो, पढ़ाई के लिए खुद को दो और पढ़ाई के लिए दो। सेकंड प्रायोरिटी हाँ हो सकता है किसी और को दो, सही बात है, वो भी कोई बात नहीं। चलो मैं ये निकाल करो बेटा, लेकिन हाँ रोबोट नहीं हो, इधर जाओ
अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट। क्या पढ़ेंगे? कॉम्पिटेंट होस्ट। इसका मतलब पता क्या होता है? अभी जो मैं आपको बता रहा था कॉम्पिटेंट और नॉन कॉम्पिटेंट, इसका मतलब ये होता है, अब देखो बेटा, कोई भी सेल होता है, सही है, या कोई भी सेल है मान लिया, और उसके अंदर हमें प्लाज्मिड इंजर्ट कराना है, तो जरूरी नहीं है कि वो प्लाज्मिड को इंजर्ट यानी कि सेल उसको कर सके, यानी कि उसको वो ले सके। अगर वो ले पा रहा है तो उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेट, और अगर वो उसके अंदर नहीं जा रहा है तो नॉन ट्रांसफॉर्मेट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हमें उसके लिए बनाना पड़ता है, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, ठीक है, जिससे वो क्या करे, उस प्लाज्मिड को अपने अंदर इंसर्ट करा सके। क्लियर हुआ बेटा? तो क्या मेथड होते हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। डीएनए कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है बेटा? नहीं डरता है, वाटर कनेक्ट में रहता है, वाटर लविंग। हाँ सही, चलो क्या क्या नाम लेके आ रहे हैं। ऐसा बोल देते, ऐसे बोल देते वाटर सॉल्युबल तो अच्छा लगता है। नहीं सॉल्युबल क्यों होगा? बोल सकते हैं हाइड्रोफिलिक। वाटर के कांटेक्ट में आने पे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ये मतलब है कहने का। अरे मुझे पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है, वाटर सॉल्युबल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वाटर लविंग बोल दो तो ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कह रहा है कि यानी कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप प्लाज्मिड। अरे यहाँ पे कह रहा है ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, इस वजह से जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको इंजर्ट नहीं करा पाता। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि हमें क्या करना पड़ता है, उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है किसी मेथड से। हां जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो रहा था, नहीं हो रहा था। अरे तो पहले देख तो लो पूरा। इसके बाद कह रहा है बैक्टीरिया सेल मस्ट फर्स्ट मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए, और हमको अभी क्या डीएनए को हमको क्या करना पड़ता है, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करने के लिए उसको वैसा बनाना पड़ता है। इसके बाद दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट कैटायन। चलो तो वो आ गया। यहाँ पे देखो ये कह रहा है, सुनो यहाँ पे जो डीएनए होता है, डीएनए वो कैसा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोफिलिक। और सुनो, और जो सही है, यार क्लियर हो गया। यहाँ पे बताओ सेल जो होता है वो कैसा मॉलिक्यूल, सेल मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। सेल कैसा होता है? हाँ समझ गया। मैं सोच रहा था पता नहीं क्या बोल रहा है। सेल मेम्ब्रेन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और डीएनए कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। तो क्या बताओ डीएनए पास हो पाएगा सेल मेम्ब्रेन से? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। ये बताना चाह रहा है भाई का मतलब, समझ गए? ठीक है। अगले देखो, तो हम क्या यूज करते हैं वो सुन लो, सही है। पहले मैंने क्या बोला कि जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक है, और जो सेल और मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है? लिपिड का। और लिपिड कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है बेटा? आपको बोल मत ज्यादा, सही है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई हाइड्रोफोबिक है मान लिया, तो उसके अंदर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें कॉम्पिटेंट उसको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। कैसे? देखो यहाँ पे कह रहे हैं दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइवैलेंट कैटायन। इसको अंडरलाइन करो, डाइवैलेंट कैटायन। इसका मतलब होता है डाइवैलेंट का जानते हो, इसकी वैलेंस चार्ज दो उस पे, जैसे कैल्शियम आयन क्या हो गया, कैल्शियम पे 2+ होता है ना, डाइवैलेंट कैटायन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, कैल्शियम आयन निकलो बराबर में गए। अगर हम किसी सेल को डाइवैलेंट कैटायन से क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो वो कॉम्पिटेंट बन जाती है। क्या बन जाती है? कॉम्पिटेंट। दूसरा देखो से कह रहा है सच एज कैल्शियम लिखा तो है व्हिच इंक्रीज द एफिशिएंसी विद व्हिच डीएनए एंटर द बैक्टीरिया थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो सेल वॉल होता है उसके पोर्स होते हैं, उसको ट्रीट होता है ए डाइवैलेंट कैटायन से, और वहां पे कोई भी डीएनए क्या हो जाएगा, जा सकता है, यानी कि कोई प्लाज्मिड जा सकता है। इसका मतलब वो कैसा हो गया, कॉम्पिटेंट, यानी कि बन सकता है। ठीक है, किससे ट्रीट करके, डाइवैलेंट कैटायन से। पहला समझ गए, कॉम्पिटेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, डाइवैलेंट कैटायन से ट्रीट करना पड़ता है। दूसरा देखो क्या है था, इसके बाद क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देम बी फोर्स्ड इनटू सच सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस फॉलो बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली टू एट 42 डिग्री, इसे बोलते हैं हीट शॉक, एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस। दिस इनेबल टू बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दूसरा मतलब क्या होता है, पहला तो हमने देख लिया डाइवैलेंट कैटायन होता है, उससे ट्रीट करो तो ये कॉम्पिटेंट बनने के लिए सही हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा कह रहा है कि हीट शॉक मेथड देना। हीट शॉक का मतलब होता है पहले आइस पे रखो, उसके बाद 42 डिग्री टेम्परेचर पर रखो, इसके बाद फिर से किस पे रखो, आइस पे। और हीट शॉक देने से यानी कि जो बैक्टीरिया होगा वो कैसा हो जाएगा, यानी कि वो सेल कॉम्पिटेंट हो जाएगा किसी भी प्लाज्मिड को लेने के लिए। दूसरा मेथड समझ गए? पहला क्या था बेटा, डाइवैलेंट कैटायन, और दूसरा क्या हो गया, हीट शॉक मेथड। अब ये पता नहीं भी हीट शॉक कैसे होता है, लेकिन हीट शॉक मेथड तो है। यहां लिख लो, यहाँ पे सेकंड हीट शॉक मेथड है ये, जिसमें तुम और टेम्परेचर देखो यहाँ पे 42 डिग्री लिखा हुआ है, कहीं ये भूल जाओ। पहले किस पे रखा, आइस पे, इसके बाद क्या दिया, तो 42 डिग्री टेम्परेचर, और इसके बाद फिर से किस पे रख दिया, आइस पे। और इसे बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट, जिसमें क्या होता है कि जो सेल होता है वो कॉम्पिटेंट बन जाता है किसके लिए, उसको प्लाज्मिड को रिसीव करने के लिए। क्लियर हो बेटा? तीसरा देखो, तीसरा कह रहा है दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस LNDNA इनटू द होस्ट सेल इन अ मेथड नो एज माइक्रो इंजेक्शन। अब ये तो नाम से पता लग रहा है, कोई ऐसा इंजेक्शन जिसे डायरेक्ट हम ट्रांसफर करते हैं साइटोप्लाज्म में, कोई भी प्लाज्मिड, उसे बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। समझ गए आप लोग? यहाँ पे कह रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल में डायरेक्ट जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस टाइम ये करते हैं ये मेथड माइक्रो इंजेक्शन का, कि वहां पे क्या करते हैं हम डायरेक्ट इंजेक्शन से कोई भी एक प्लाज्मिड या फिर कोई भी डिजायर्ड जीन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगले कह रहा है चौथा देख लो, 3 हो गए, चौथा देखो, कह रहा है इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट सेल आर बॉम्बार्ड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए इन अ मेथड नोन एज बायोलॉजिस्टिक या फिर जीन गन। एक गन टाइप का होता है, क्या होता है, जीन गन होता है, उसको हमने क्या किया, जो डीएनए है उसको गोल्ड कर दिया, किससे, गोल्ड या फिर टंगस्टन से, और उसको हमने ऐसे बंदूक चलाते हैं ऐसे करके हमने उसको किया और फायर किया, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये भी चौथा टाइप मेथड है, कौन सा, जीन गन। और कह रहे हैं एंड द लास्ट मेथड इज disarm pathogen vector which have allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host। और लास्ट वाला है कि हम डिसआर्म कर दें जिससे पैथोजन डिजीज ना करे और वो उसके साथ क्या चला जाए, हमारा डिजायर्ड जीन चला जाए। ठीक है, तो आपने 5 मेथड देख लिए कॉम्पिटेंट सेल बनाने के। पहला कौन सा था बेटा, डाइवैलेंट कैटायन, दूसरा हीट शॉक, तीसरा माइक्रो इंजेक्शन, चौथा जीन गन, और पांचवा डिसआर्म पैथोजन। समझ गए? ये 5 मेथड होती है जिससे हम कोई सेल को क्या बना सकते हैं, कॉम्पिटेंट, यानी कि जो हमारा डिजायर्ड जीन है या वेक्टर है उसको लेने के लिए सक्षम बना सकते हैं। समझ गए? कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम बनाना, सही है, जिससे हमारा वेक्टर जो हो वो सेल के अंदर आ जाए। क्लियर हुआ? तो कितने मेथड हो गए, 5। पांचों को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा 100%। पहला कौन सा है, डाइवैलेंट कैटायन, दूसरा हीट शॉक, तीसरा माइक्रो इंजेक्शन, चौथा जीन गन, और पांचवा डिसआर्म पैथोजन। समझ गए हम लोग? ये 5 मेथड ऐसे हैं जिनसे हम किसी भी वेक्टर को किसी भी सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कॉम्पिटेंट उसे बना सकते हैं। सही है? क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो ये 5 मेथड का यूज होता है जिससे कोई भी हम वेक्टर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कल अब आप लोग समझो, सुनो, टाइम कितना हो गया, हो गया 20 हो गया। यहाँ पे देखो बेटा, कल में आप लोगों को ये तो हमने सब सीख लिया कि कैसे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होती है, किसमें क्या वेक्टर का यूज करते हैं, क्या करते हैं, वो समझ लिया आप लोगों ने। अब हम लोग कल को पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, कि अगर मैं कोई बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ तो उसमें स्टार्टिंग से और लास्ट तक हम लोग क्या क्या प्रोसेस करते हैं। और कल छुट्टी मत करना बेटा, क्योंकि कल मैं खत्म कर दूंगा चैप्टर, तो पूरा प्रोसेस पढ़ाऊंगा आपको, पूरा प्रोसेस पढ़ाऊंगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या क्या प्रोसेस होता है। और एक बात और सुनो, बोलो मत, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है पीसीआर, क्वेश्चन हर बार आता है, और यहाँ पे और भी सारी टेक्निक है। पीसीआर के बारे में पीसीआर पढ़ेंगे कल हो जाएगा, ठीक है, चलो कर